हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोगों की टर्म वन की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है। हम लोग भी आप लोगों की तैयारी में हेल्प कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने पिछले चैप्टर की थ्योरी को फटाफट रिवाइज कराया था आपको। उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे करा दिए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले अगर आपने पिछले चैप्टर रिवाइज नहीं किए हैं, उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी ढंग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एमसीक्यू की अलग है, जो कॉन्सेप्ट रिवीजन है उसकी प्लेलिस्ट अलग है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, साथ ही साथ उनके नोट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो के नोट्स भी आपको, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिलेबस क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है टर्म वन के हिसाब से। तो सिलेबस जो सीबीएसई ने बोला है इस चैप्टर का, उसके अंदर आपका सबसे पहला है करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करता है। अगर बिहेव करता है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है वो चीज़ अपने को देखनी है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, उसकी वजह से, ठीक है, कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो देखना है। उसके बाद बार मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या आप ऐसे बोल सकते हो इक्विवेलेंस है, वो चीज़ अपने को देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। एंड एट द एंड हम लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है और अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ एलिमेंट होते हैं उनको डिस्कस करना है। तो वन बाय वन करके फटाफट इनको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर आपको इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आपके इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको टर्म वन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, बार मैग्नेट से। सबसे पहले समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होती है। एक परमानेंट मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होती है, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा था माइनस क्यू प्लस क्यू, काफ़ी कम डिस्टेंस में, सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है एक बार मैग्नेट है, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी जियोमेट्रिकल लेंथ कुछ ये है, और मैग्नेटिक लेंथ जो होती है इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। पोल जो होते हैं एकदम एंड पे नहीं होते, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है जियोमेट्रिकल लेंथ से। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कितनी होती है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है 0.84, यानी कि 84% होती है जियोमेट्रिकल लेंथ की। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर वहाँ पे चार्ज होते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं। जैसे कि साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव एम, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को अपन प्लस एम से डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी डिनोट किया हुआ ये सिंबल भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई। अब देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर इंटू मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला, ये डायरेक्ट याद रखिए। इसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा उसका अपन मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर डिफाइन किया था। तो जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल एम में, उसको अगर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस बार मैग्नेट के लिए होती है एस टू एन। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है एस टू एन। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, सिमिलरली यहाँ पे एस टू एन होती है। और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। ये चीज़ें हम लोग इसकी एसआई यूनिट वगैरह हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। यहाँ पे जस्ट रिवीजन हो रहा है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन था बार मैग्नेट के बारे में। इतना याद रख लोगे आपका टर्म वन के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, करंट लूप, मान लो कि इस तरीके का लूप है आपके पास जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर 2 पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल। तो कौन सा एन पोल की तरह बिहेव करेगा और कौन सा एस पोल की तरफ बिहेव करेगा, ध्यान से देखो। इस तरीके से करंट होता है तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया करो। ये देखो, इसका डंडा नीचे आ रहा है, इसका डंडा ऊपर आ रहा है। अब इन दोनों को मिला के देखिए,
कौन सा शेप आपको बनता दिखाई दे रहा है? एन दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस साइड से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो वो साइड आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और बाई चांस अगर आप इसको पीछे से देख रहे होते तो कुछ इस तरीके का हमारा सिनेरियो बनता, जिसके अंदर ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो आप देखो, बना के देखो इस तरीके से, मैंने यहाँ पे बना दिया, इन दोनों को मिलाओ, देखो एस जैसी शेप दिख रही है आपको, तो ये एस पोल की तरह। कुल मिला के सिंपली बोल सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है जिस साइड से आप देख रहे हो, ठीक है ना, वहां पे वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई है। अब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव तो करता है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट होता कितना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका एरिया वेक्टर। इसके अंदर करंट होने वाला, फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका एरिया वेक्टर। अब डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, अगर क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन हो जाता है। तो अगर इसकी रेडियस जो है मैं कहूँ कि आर है, तो आप एरिया को क्या लिख सकते हो? आई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। इन केस जो हमारा लूप है उसके अंदर कितने हैं टोटल? मान लो कि कैपिटल एन टर्न है, कितने टोटल? कैपिटल एन टर्न्स है। उस केस में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सभी का ऐड हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा एन आई ए। मान लो कि ये जैसे कि एक टर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे टर्न है, इसके पीछे बहुत सारे टर्न है, कुछ इस टाइप का है ना, पास पास इस तरीके का। तो इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो कर रहा है तो सेम सेंस में फ्लो करेगा, सभी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। सिंस मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? एन टाइम्स आई इंटू ए, यानी कि एक लूप की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न, एन आई ए। ये फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोगों को पता है, तो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस सेंस में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसकी रेडियस r है तो हम यहाँ पे करंट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? करंट को लिख सकते हैं E/T। ठीक है, E/T लिखा जा सकता है करंट को। मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और टी जो है टाइम पीरियड होता है, जिसे आप लिख सकते हो 2πr/v। ठीक है ना, जिसे आप लिख सकते हो 2πr/v। अब मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकल जाएगा? एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। आई आपका हो गया E/T, एरिया आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाता है, ध्यान से देखो, E/2πr/v इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर से पाई और 2πr, एक आर से आर कट गया। मैग्नेटिक मोमेंट आया EVR/2। कितना आया? EVR/2। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो v स्पीड से किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, जिसकी रेडियस अगर r हो, ठीक है ना, जिसकी रेडियस अगर r हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? वो एक तो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा EVR/2। अभी मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? ध्यान से देखो, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हाथ कैसे घुमाओ, ये बाहर की तरफ होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या नाम है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल के बैठे हो EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। कोई भी पार्टिकल m मास का अगर v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है
तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mvr। r से r कट गया, v से v कट गया। और अब ध्यान से देखो m वेक्टर बाई l वेक्टर कितना आया, e/2m कितना आया, e/2m आ गया। तो इसी रेशियो को अपन बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में क्यों ना हो, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो नेगेटिव आता है। ये हम चैप्टर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी इसके क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना ये नेगेटिव आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये थोड़ी सी बातें हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर कूलम्ब्स लॉ, जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तो पता है सीधा k(q1q2/r²। वैसे ही अगर दो पोल, ठीक है, वैसे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी अगर दो पोल m1 और m2 को मैं r डिस्टेंस पे रख दूं तो इनके बीच में क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो μ0/4π m1m2 डिवाइडेड बाई r² के बराबर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, किसी भी एक सिंगल मैग्नेटिक पोल की वजह से, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है मान लो m, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जैसे q चार्ज की वजह से निकालते थे k(q/r²), सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, k(q/r²) आ जाएगा। k की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4π, q की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो r डिस्टेंस में कोई पॉइंट p है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले हैं, उसी हिसाब से इसी तरीके से मैग्नेटिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं। कोई एक मान लो कि सिंगल पोल पड़ा है जिसकी पोल स्ट्रेंथ आपकी m है, वैसे पॉसिबल नहीं है, फिर भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि r डिस्टेंस पे है। तो अगर पोल स्ट्रेंथ m की वजह से अगर आपको पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल देखना हो एट ए डिस्टेंस r, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका μ0/4π m/r। देखो कुछ ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, k(q/r) पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो k की जगह μ0/4π आ गया, q की जगह m आ गया और r की जगह r ही है। तो वही चीज़ है, ठीक है ना, वही चीज़ है, कुछ चेंज नहीं है। इसी तरीके से डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, r डिस्टेंस पे और एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का, तो वहाँ फॉर्मूला आया था kp cos θ/r²। यहाँ पे k की जगह μ0/4π, p की जगह कैपिटल M वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल M आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। जब मैं कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है आपकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, या फिर वैक्यूम। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिफाइन करना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4πm√3 cos² θ +1 डिवाइडेड बाई r³। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले अपने को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले अपने को पता है, तो उसी के अंदर क्या कर देना है, k की जगह अपन लोगों को μ0/4π रिप्लेस कर देना है, q की जगह स्मॉल m रिप्लेस कर देना है और p की जगह कैपिटल M रिप्लेस कर देना है। बाकी कोई चेंज नहीं है, आप ध्यान से देखो, बाकी कोई चेंज ही नहीं है, सेम फॉर्मूला है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर बाई चांस आपका न्यूमेरिकल आएगा तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि किसी आप मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे कि बार मैग्नेट, मैंने आपको बताया क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल होती है, ठीक है ना। तो किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके पर क्या होगा, तो डाइपोल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे -m वाला है, यहाँ पे +m वाला है, ठीक है। कौन, पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ तो इस तरीके से सीन है, तो इन पे ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे फोर्स लगेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसे अपन बोलते हैं टॉर्क। तो किसी आप अगर मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो,
ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भाई साहब वो मैग्नेटिक डाइपोल या फिर परमानेंट मैग्नेट क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। हम लोगों ने ये लूप के केस में देखा था, वही फॉर्मूला आएगा फिर से, अगर आप ध्यान से देखो। ये जो टॉर्क होगा कैसे, एम बी इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल साइन थीटा होगी, वहाँ से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, एम बी इंटू एल साइन थीटा। अब एम इंटू एल क्या हो जाएगा इसके अंदर, कैपिटल एम, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम बी साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कहीं पे ए बी साइन थीटा लिखा होता था, क्लास 11 याद होगी आपको, उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते थे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ वेक्टर हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। करंट कैरिंग लूप में कितना टॉर्क लगता है, अभी हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपके सामने लाया गया है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर एक मैग्नेट को रख दिया, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट, कि मैग्नेट को जब रोटेट करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेट को जब रोटेट करता है, कौन करता है, ऑब्वियसली बात है फील्ड करता है रोटेट। तो जब वो रोटेट करता है, मान लो कि θ1 से θ2 एंगल तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो मान लो कि पहले कुछ पोजीशन ऐसी थी, θ1 एंगल बन रहा था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसने घुमाने के बाद मान लो कि θ2 एंगल बन गया। कितना एंगल बन गया, θ2 एंगल बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको रोटेट करने का, पहले यहाँ था θ1 एंगल बन रहा था, अब रोटेट हो गया, थोड़ा θ2 एंगल बन रहा है, ठीक है। ये केस उल्टा भी हो सकता है, ये केस उल्टा भी हो सकता है। तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन कुछ इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है पूरा। हमें बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। वर्क डन होता है एम बी कोस θ1 माइनस θ2। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला आया था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, पी ई कोस θ1 माइनस θ2। उसके अंदर आप क्या करते थे, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करवाते थे, मतलब ऑब्वियसली बातें कराएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, लेकिन हम उस चीज़ को पढ़ते थे। ये फॉर्मूला हमारे सामने आया था, ठीक है। याद रह जाएगा आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्क डन जाता क्या है पता है, ये वर्क डन वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो अगर आपको किसी जनरल थीटा पे देखना हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया गया है 90 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और कुछ आपका मैग्नेटिक डाइपोल इधर ऐसे रखा गया है, तो मानेंगे कि यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जनरल थीटा पे, यानी कि 90 डिग्री से उसको किसी भी थीटा पे ले जाया गया, 90 डिग्री से किसी भी थीटा पे अगर ले जाएगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगा, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर एंगल पे कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो वो वर्क डन होगा ना, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो वर्क डन अभी लिख के आए, एम बी कोस θ1 माइनस θ2 होता है। हम 90 से थीटा तक ले जा रहे हैं, तो θ1 कितना हो गया, 90 हो गया, θ2 कितना हो गया, थीटा हो गया। तो उसके अंदर डालेंगे तो कुछ इस तरीके से बन गया, कोस 90 जीरो हो गया माइनस एम बी कोस थीटा। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एम बी कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ये जो है वेक्टर फॉर्म में मिले तो आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये तो सभी को पता होगा, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, ठीक है। दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। सिमिलरली मैंने इस वाली स्टेप से ये वाली चीज़ लिख दी, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल की। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके जैसी ही है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी उनके जैसी ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कैसे बना सकते हो, किसी भी आप बार मैग्नेट के अक्रॉस बना सकते हो, ठीक है ना। एक सोलेनॉइड है, वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
आप वहाँ पे भी बना सकते हो। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ भी जो आसपास का रीजन है वहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ले जानी है। जैसे देखो मैग्नेटिक नीडल जा रही है, तो मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन को शो करे वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे वो शो करे वहाँ पे आपको क्या कर देना है, लाइंस बना देना है। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 5 पोजीशन शो की गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन हो सकती है। हर जगह जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ले जाओगे और वहाँ हर जगह अगर आप डायरेक्शन नोट कर लो तो आपको परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी है, मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। आप ध्यान से देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है, ठीक है, और साउथ की तरफ जाती है। और मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो यहाँ पे ये छोटी सी आप कह सकते हो कि डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। ध्यान से देखो क्लोज लूप बन गया, इसे किया, इसे वापस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल भी यही रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट और सोलेनॉइड, ठीक है ना, सोलेनॉइड के लिए चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड में आपको डायग्राम भी दिखेगा। फॉर कंटिन्यूस क्लोज फॉर्म्स कंटिन्यूस क्लोज लूप, कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, ओपन लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ओपन लूप बनाता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट होती है। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। समझ में आ रही है बात? जिस तरीके का, तो क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है ना, क्लोज लूप नहीं बनाती है। कुछ इस तरीके का सीन होता है वहाँ पे। समझ में आ रही है बात? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बना ली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो वहां पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे कि मान लो कि यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से। वहीं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ टेंजेंट कुछ इस तरीके की बनेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट ये कहना चाहता है। थर्ड पॉइंट, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रोंगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। आप मान लो कि एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया ले लो, पर्टिकुलर फिक्स एरिया में मान लो कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, ठीक है। आपने ये फिक्स एरिया ले लिया, ये वाला मान लो, ये फिक्स एरिया ले लिया। इस एरिया में यहाँ से देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, 3 जा रही है। यही एरिया में यहाँ जाके लूंगा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मुश्किल से 2 जा रही है, मुश्किल से 2 जा रही है। ये पॉइंट यही बोल रहा है। अगर आप पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बोलोगे, ये बोल रहे हैं कि यूनिट एरिया अगर आप लोगे, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया आप लोगे फिक्स अमाउंट का, तो अगर जहाँ पे एक रीजन ऐसा है कि उस पर्टिकुलर एरिया में से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब वहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा होगा, जहाँ से कम निकल रही है वहाँ मैग्नीट्यूड कम होगा। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो साफ साफ बोल सकते हैं कि जो B1 है, B1 पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, B1 में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। साथ ही साथ फोर्थ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी होता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे किसी पॉइंट पे, बाई चांस इंटरसेक्ट कर गए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, इधर की इधर, ये कौन बताएगा। अब सिंस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात एक ही डायरेक्शन होगी, वेक्टर सम होके। यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो बार मैग्नेट से जो पिछली स्लाइड में दिखाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, सिमिलरली पैटर्न होता है आपका सोलेनोइड के क्रॉस। सोलेनोइड क्या होती है, आप एक पर्टिकुलर कोर पे क्या कर देते हो, वायर को लपेट देते हो, वायर को लपेट देते हो, टाइटली लपेट देते हो, ठीक है, और उसके अंदर करंट फ्लो कराते हो। तो वो आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, एक तरीके से बोल सकते हो बार मैग्नेट की तरह, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिहेव करता है, ध्यान से सुनना, बिहेव करता है। बिहेव करता है, तो ये पता कैसे लगा कि उसके चारों तरफ अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसी पैटर्न की होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इसी पैटर्न की होती है, ठीक है ना, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई भी दे रहा है। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसी ही है, एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड।
ठीक है, बार मैग्नेट एक्जेक्ट इक्विवेलेंट सोलेनोइड। देखो बार मैग्नेट के केस में हम लोगों ने देखा था, बार मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल है, -m+m। इसके सेंटर से हम लोग r डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखने जाएं तो वो कितना आता है, वो आएगा μ0/4π 2m/r3, कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको कराया था, वहाँ से निकाल सकते हो आप आराम से, नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद होता है 2kp/r3। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सिस पे आप क्या करो, k को μ0/4π से रिप्लेस करो, p को कैपिटल M से रिप्लेस करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। यही सेम चीज़ हम लोगों ने जब सोलेनोइड के केस में मेजर की, मेजर करके नहीं दिखा रहा लेकिन सुनिए, जब सोलेनोइड के केस में मेजर की तो कुछ ऐसा मिला कि इसके सेंटर से भी r डिस्टेंस पे, अगर r बहुत बड़ा है a से और l से, सोलेनोइड की लेंथ से और सोलेनोइड की रेडियस से, तो सेम एक्सप्रेशन मिलता है। एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये मिलता है, एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे n × 2l और इधर है IA²। ठीक है ना, इनको मैं अलग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। इधर है μ0/2 डिवाइडेड बाई r3। अगर मैं यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ और पाई से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखो n × 2l, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, तो पूरी लेंथ कितनी है 12, तो ये क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, और ये क्या बन गया I इंटू, देखो ये एरिया, ये बन गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो कुछ ऐसा बना μ0/2π n इंटू एक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई r3, और n से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। ठीक है, पूरी सोलेनोइड का क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, कैपिटल M लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2πr3। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हूबहू ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है कि जो सोलेनोइड है, जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट की जा सकती है। ठीक है ना, इसी चीज़ को आप ये समझ सकते हो, ध्यान से सुनना बात जो मैं भी बोल रहा हूँ, कि आपने सुन रखा होगा कि एक मैग्नेट को अगर अपन टुकड़ों में तोड़ दें तो वो नई मैग्नेट बन जाती है। ठीक है ना, नई मैग्नेट बन जाती है। जैसे इधर एस है, इधर एन है, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, और यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, ऐसे दो मैग्नेट बन गई वो उसकी। ठीक है, सिमिलरली ये आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि एक सोलेनोइड को यहाँ से काट दोगे, सोलेनोइड को यहाँ से काट दोगे, मान लो कि 1 2 3 4 टर्न थे, बीच में से काट दोगे तो 2 टर्न अलग हो जाएंगे ना, एक नई सोलेनोइड बन गई और इधर एक नई सोलेनोइड बन गई। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, सेम ऐसा ही केस है, सेम ऐसा ही केस है। इस चीज़ को यहाँ से समझा जा सकता है कि एक मैग्नेट को अगर अपन ब्रेक कर दे 2 पार्ट के अंदर तो 2 नई मैग्नेट बन जाती है, उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी आपकी ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि आपको ये स्लाइड काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो सोलेनोइड है उसे आप बार मैग्नेट की तरह, या फिर बार मैग्नेट को आप सोलेनोइड की तरह ट्रीट कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड है, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड और रेडियस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़े, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिए, सही। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिस टॉपिक से मैं कहूँगा कि 90% चांस है आपके क्वेश्चन आने के। नाम है इस टॉपिक का अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत काम आता है, डायरेक्शन देखने में काम आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म काम आता है। तो क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ जो है वो पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हालांकि कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ की सरफेस पे, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, जिसे सीजीएस यूनिट भी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की, 1 गॉस के ऑर्डर की होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये क्यों होता है ये समझ में आएगा। अभी हम लोग समझ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट, छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट मिलके ही तो एक बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे और बार मैग्नेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या कहती है थ्योरी,
कि ये जो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्यों होता है। तो ध्यान से देखो, ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, ये अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर है, मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे ही रोटेट करते हैं एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और रोटेशन मिल जाता है उनको, ठीक है ना, और रोटेशन मिल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, छोटे छोटे मैग्नेटिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कि एक बड़े मैग्नेट का, आप इसे बोल सकते हो कि फॉर्मेशन कर देते हैं, बड़े मैग्नेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से अपन अर्थ की सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड को फील कर पाते हैं। हालांकि बहुत कम ऑर्डर का होता है, लेकिन अर्थ की सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि जो ये हमारी अर्थ होती है, जो हमारी अर्थ होती है वो अपने पोल की, मतलब जो पोल है वहाँ से पास होने वाली लाइन, जिसे अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ, उसके अराउंड क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, सबको पता है, ठीक है ना, उसके अराउंड रोटेट करती रहती है। लेकिन जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ये तो अर्थ की एक्सिस है, ठीक है ना, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो थोड़ी सी कुछ एंगल पे होती है, किससे, अर्थ की एक्सिस है, ठीक है ना, 11.3 डिग्री। अभी इस एंगल का भी एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसमें बोलेंगे, अभी देखेंगे। अब जो अर्थ की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन, ठीक है ना, एकदम सेंटर से पास करने वाले और परपेंडिकुलर, यानी कि अर्थ को दो टुकड़े में बांट दे, ऊपर आधा हेमिस्फीयर, नीचे आधा हेमिस्फीयर, उसको अपन बोलते हैं इक्वेटर। तो ये तो हो गया आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है ना, जो अर्थ की जियोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है ना, जियोग्राफिकल एक्सिस ऐसे होती है, ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, दो पोल को मिलाने वाली जो एक्सिस होती है उसे अपन बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया आपका, ये जियोग्राफिकल साउथ हो गया। अब इसके एकदम बीचों बीच परपेंडिकुलर जाने वाला प्लेन जो अर्थ को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं अपन जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ी सी ऐसी है, मैग्नेटिक एक्सिस ऐसी है, तो इसके सेंटर से जाने वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा, इसे सेंटर से जाने वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, ऐसे भी वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है भाई, आगे और समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को पढ़ने हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो टोटल 3 एलिमेंट जो है वो पढ़ने होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। सबसे पहला है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस एक्सिस क्या होगी, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली लाइन, और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन। अब ये जो लाइंस हैं, ठीक है ना, ये जो लाइंस हैं, अगर मैं इन लाइन के अलोंग एक परपेंडिकुलर प्लेन डाल दूं जो अर्थ को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो, अर्थ ऐसे है, ध्यान से सुनना बात, एक बीच में से प्लेन आया जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, मान लो कि एक आपने चाकू चला दिया, एक तरह तलवार चला दी, मान लो कि बड़ी, ठीक है, अर्थ को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर प्लेन को जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो प्लेन जो है आपके जियोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। वैसे ही ध्यान से देखो, एक एक्सिस इधर भी है, इधर से भी एक प्लेन जा रहा होगा, मान सकते हैं प्लेन जाता होगा जो अर्थ को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, यस या नो, ठीक है ना, या ऐसे देख लो, ठीक है ना, यहाँ आपकी मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ को क्या कर देगा, दो पार्ट में इस तरीके से आपका डिवाइड कर देगा। तो इस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है। जो जियोग्राफिकल एक्सिस से प्लेन पास होता है उसे अपन बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, जो मैग्नेटिक एक्सिस से प्लेन पास होता है उसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, एक इस तरीके से होगा तो एक इस तरीके से होगा, ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हो, दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ एंगल होगा। दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच का एंगल, याद तो कर लोगे, याद तो कर लोगे। अब ध्यान से समझ लो, दूसरा तरीका क्या है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फाइंड आउट करने का। जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पे क्या करना, टेबल पे एक पेज रखना,
रख लिया, नॉर्थ और साउथ की तरफ एक लाइन खींच देना, खींच दी, मान लो इस तरीके से बनी, नॉर्थ इधर साउथ इधर। फिर क्या करना, इस पेज पे मैग्नेटिक नीडल को लेके जाना। किसको लेके जाओगे? मैग्नेटिक नीडल को। मैग्नेटिक नीडल को इस लाइन के सेंटर पे रख देना, रख दिया। मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से शो होगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कितना एंगल बनाएगी, कितना भी एंगल बना सकती है। तो अब जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो हुई है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आप लाइन और बना देना। समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, समझ में आएगा अच्छे से। ऐसे लाइन बना दी। अब इन दोनों के बीच का एंगल देख लेना, यही क्या आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अलग अलग जगह ये एंगल अलग अलग होगा। हालांकि यहाँ पे 11.3 डिग्री लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर फिक्स जगह का है, लेकिन अलग अलग जगह ये एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ होते हैं, उनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, उसके सेंटर, उस लाइन के सेंटर पे क्या ले जाना, मैग्नेटिक नीडल ले जाना। वो जिस पॉइंट की तरफ शो करे वहाँ पे ऐसे लाइन बना देना। फिर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल देख लेना, वही क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेरिडियन बनाते हैं, यहाँ भी मेरिडियन बना सकते हो। ये जो आपकी जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ लिख देता हूँ ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ, यहाँ पे इधर होगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर होगा मैग्नेटिक साउथ। तो इनके परपेंडिकुलर फिर से ऐसे चाकू से काट दो, ठीक है ना, चाकू से काट दो इधर। ये क्या हो गया आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इधर इसे काट दो, ये क्या बन गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर से इन दोनों के बीच का एंगल यही अल्फा ही आने वाला है, इन लाइन के बीच का एंगल आने वाला है। मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं अलग अलग जगह पे। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप। देखो दो टाइप की निडल होती है, एक होती है आपकी मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। कंपास निडल होती है एक, जो क्या होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकती है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। ये जो निडल होती है, ये जो निडल होती है, ये आपको क्या बताएगी, सिर्फ इतना बता देगी कि आप जो हॉरिजॉन्टल पे खड़े हो वहाँ पे आपको किधर चलना है ताकि नॉर्थ आ जाए, इधर चलना है ताकि नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर देगी। सिंपल सी बात ये, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा होगा तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, उसे तो बताना है उसको, वर्टिकल का क्या पता। तो उसके लिए एक ऐसी नीडल यूज की जाती है जो वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या करे, मूवमेंट के लिए क्या हो, फ्री हो, ठीक है। तो उस जगह आप देख लिया कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपास नीडल का यूज करके देख लिया, देख लिया। और उसी एग्जांपल को ले लेता हूँ मैं, मतलब इधर क्या होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर क्या होगा मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ कुछ सीन ऐसा था, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। हमेशा ऐसा डायग्राम बने जरूरी नहीं है, ये बस समझने में आसान है इसलिए बनाया है मैंने। ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो गया। अब इसके ऊपर से जो प्लेन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, सीधा जो प्लेन जाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ, क्या, जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ रही है बात? अब मैं इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखेगा हॉरिजॉन्टल के अंदर, इसके अंदर में क्या किया मैंने, वो जो वर्टिकल के अंदर मूव कर सकती है उस पर्टिकुलर मैग्नेट को मैं उस पर्टिकुलर नीडल को मैं लेके चला गया, वर्टिकल को लेके चला गया, ठीक है ना। पहले वो हॉरिजॉन्टल में दिखा रही थी, हॉरिजॉन्टल वाली कि इधर है, इधर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या करेगी, ये थोड़ी नीचे भी होगी इस तरीके से, सेंटर पे इसको सस्पेंड कर रखा होता है। ये बताएगी कि एग्जैक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एग्जैक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, सरफेस है आपकी अर्थ की, या हो अर्थ की सरफेस के पैरेलल कुछ लाइन है, ठीक है, अर्थ की सरफेस के पैरेलल कुछ लाइन है, ध्यान से समझ। और जो मेरी मैग्नेटिक नीडल थी वो कुछ इस तरीके से हो गई, कौन सी होगी, कंपास नीडल होगी क्या, नहीं, दूसरी नीडल आती है जो वर्टिकल में मूव कर सकती है, वो कुछ इस तरीके की। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। समझ में आ रही है बात, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है। अब जो इस निडल ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाया है ना, इस निडल ने जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाया है, वही क्या है, वही एंगल ऑफ डिप है, वही एंगल ऑफ डिप है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन डिसाइड किया। अब मैं बना देता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन का साइड व्यू आपके सामने। ये वो प्लेन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लेन है जो इसको काट रहा होगा, ठीक है, ये वाला प्लेन है जो काट रहा होगा, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा। मैंने वो प्लेन बना दिया, ठीक। कंपास नीडल शो करूंगा, कंपास नीडल मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। मान लो कि कंपास नीडल लगाता तो वो सीधी दिखाती, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ब्लू कलर से मैं वो नीडल बना रहा हूँ जो वर्टिकल में मूव कर सकती है। जैसे ही मैंने वो किया, वो कुछ इस तरीके से शो कर गई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है उस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर।
तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में, ये हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल है। मान लो कि यहाँ पे अर्थ की सरफेस है, ये लो बना दी मैंने अर्थ की सरफेस इस तरीके से समझने के लिए। अर्थ की सरफेस के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। समझ में आ रही है बात। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका इधर बी एच आ जाएगा, ये नेट बी है, इधर आपका बी वी वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन भी अभी हम करेंगे, वो आपका तीसरा एलिमेंट है। लेकिन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि एक्चुअल में फील क्या है इनका। अब ध्यान से सुनना बात। देखो, अर्थ की सरफेस पे आप अलग अलग जगह चल सकते हो, आप नॉर्थ पोल पे भी जा सकते हो, आप साउथ पोल भी जा सकते हो, हालांकि ठंडे इलाके होते हैं लेकिन जा सकते हो। आप इक्वेटर वाली लाइन पे भी रह सकते हो। तो ध्यान से सुनना, इस प्लेन को आप लेके गए, मतलब प्लेन आपने डिसाइड कर लिया एक बार। जब आप इक्वेटर पे खड़े हो तो एसी हो गई है सस्पेंशन वाली नीडल, एसी होगी सीधी हॉरिजॉन्टल। इक्वेटर वाली लाइन पे कहीं भी चले जाना, ये एसी होगी। समझ में आ रही है बात। मतलब एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 0 डिग्री। और पोल पे चले जाना, पोल पे जाओगे तो एकदम एसी हो जाएगी, एकदम एसी हो जाएगी। चाहे तो नॉर्थ पोल पे चले जाना, चाहे साउथ पोल पे चले जाना, एक बार एसी होगी एक बार एसी होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। इक्वेटर पे एकदम वर्टिकल, सॉरी एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे एकदम वर्टिकल हो जाती है, ठीक है ना, एकदम वर्टिकल हो जाती है, कभी ऐसे और इक्वेटर पे ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीज़ें कि आ, जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे जाकर अगर आप ऐसा बनाओगे मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वहाँ पे ये निडल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना, वहाँ पे निडल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और अगर आप नॉर्थ पोल पे जाके बनाओगे तो ये अंदर की तरफ घुस जाएगी, और अगर आप साउथ पोल पे जाके बनाओगे मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये निडल कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। समझ में आ रही है बात। कुल मिला के दोनों ही केस में ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसमें ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप। थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैंने डायग्राम आपको बना के बता दिया। ये छोटा सा इन्होंने क्या कर दिया, आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन और बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना, जियोग्राफिकल मेरिडियन और बना दिया। ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके जस्ट पास थोड़ा सा दूर आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसके अंदर अपन उस नीडल को सस्पेंड करते हैं, जिसके अंदर अपन उस नीडल को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। ये एंगल वही थीटा है, एंगल ऑफ डिप वगैरह। तो यहाँ पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल रहे हैं कि बीई है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बीई है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसे ये एच बोल रहे हैं, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसे वी से लिखा गया है, ठीक है। तो एच को आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। कोस थीटा क्या होता है, बेस एच ओवर हाइपोटेनियस बीई। तो एच कितना आ गया आपका, एच है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बीई कोस थीटा। कुछ लोग इसको बी एच भी लिखते हैं, बी एच भी लिख सकते हो, बीई कोस थीटा। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बीई साइन थीटा, बीई साइन थीटा। तो अगर हमें किसी जगह पे, ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पता है, तो क्या हम वहाँ पे एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। यस, हम वहाँ पे एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल, हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ध्यान से देखो, बी वी बाई बी एच वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी एच कोस थीटा, सॉरी बी ई कोस थीटा, बी से बी कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन गया, टैन थीटा। तो बी वी बाई बी एच आ गया। सपोज करो कि कोई ऐसी जगह हम जहाँ चले गए जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है, हमें बराबर दिए गए हैं, किसी तरीके से पता लगा कि बराबर है, तो ये वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब वहाँ पे थीटा कितना होगा, 45। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 45। अगर बी एच और बी वी बराबर हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर बराबर हो जाए, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये था आपका थ्योरी पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किया है, फिर भी आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो अच्छे से आपका रिवाइज हो गया है। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।
आ जाइए, सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस इज कोज्ड बाय, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है वो किसकी वजह से आता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस इज कोज्ड बाय, सबसे पहला ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन हिडन मैग्नेट। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है, आपको पता है, और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है। ठीक है ना, इसको स्पिन मोशन बोलते हैं और रिवोल्यूशन को ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दोनों की वजह से होता है। ठीक है ना, जो m/l वाला रेशियो होता है ना, m/l वाला रेशियो E/2m, ठीक है ना, ये दोनों के लिए वैलिड होता है। हाँ, स्पिन वाले में थोड़ी सी कहानी चेंज होती है, m/l = E/m हो जाता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान में रखिए कि जो मैग्नेटिज्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर बहुत सारे एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं, स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, इट मीन्स वो दोनों मोशन की वजह से होता है। दोनों मोशन कौन से? स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन का और ऑर्बिटल मोशन, दोनों की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि टोरॉइड है जिसमें अंदर n टर्न्स है, जिसकी रेडियस r है और क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन रेडियस a है, द करंट I है उसके अंदर। ठीक है ना, इट इज़ प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा गया है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। मैं आपको टॉप व्यू बना के बताता हूँ इसको, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, जिस तरीके का बनता है, समझ आ रही है? तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना, छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है, देखो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। अपोजिट भी हो सकता है, करंट के सेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक, इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। अगर मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो इतने सारे वेक्टर है, मेरे को उनका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, सारे वेक्टर जो एक दूसरे की टेल से, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, और फाइनली एक क्लोज लूप बना रहे हैं, फाइनली क्लोज लूप बना रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है, जब सारे वेक्टर ही, जितने भी वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर अगर वो क्लोज लूप बना लेते हैं, ठीक है ना, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि सारे वेक्टर अगर क्लोज लूप बना लेते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जीरो आता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करूँ, इंडिविजुअल टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट तो है, इंडिविजुअल टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन अगर मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जी क्या है? जीरो है। ठीक है ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर सी में वो दे रखा है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन द डिप नीडल विल, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन है वहाँ पे डिप नीडल के साथ क्या होगा? ध्यान से देखो, मैं इन जनरल आपको करके बताता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या ना हो, किसी थीटा एंगल पे ही क्यों ना हो कोई एक दूसरा प्लेन। तो ये मान लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो दूसरा प्लेन है जो इससे चलो थीटा तो वो हो गया, अल्फा एंगल पे मान लो, किस पे है? अल्फा एंगल पे है। तो अगर यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरीके से है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और कुछ वर्टिकल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अब हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट उधर टूट के कितना जाएगा बोलो? बी एच कोस अल्फा, बी एच कोस अल्फा जाएगा। अब उस पर्टिकुलर प्लेन को देखिए आप, अगर उस पर्टिकुलर प्लेन को मैं बनाऊँ, इसको बना रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आया? ध्यान से समझना, बी एच कोस अल्फा आया और यहाँ पे बी वी आया। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूँगा तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सस्पेंड होगी, और ये वाला जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा? आपका एंगल ऑफ डिप होगा। तो टेन थीटा इस केस में कैसे डिफाइन किया जाएगा? बी वी बाय बी एच कोस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से। ये जनरल मैंने आपको एंगल के लिए बता दिया, अल्फा एंगल के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, वैसा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होगा मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कोस 90 कितना 0, कोस 90 0, तो ये टर्म कितनी बन जाएगी इनफाइनाइट। और थीटा अगर टेन है, थीटा अगर इनफाइनाइट आया थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री आएगा, मतलब वहाँ पे नीडल कैसी हो जाएगी वो वर्टिकल हो जाएगी, है ना, उस पर्टिकुलर प्लेन में जाके नीडल एसी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, नीडल एसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नीडल जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। देखो मैंने अभी आपको थ्योरी में कराया था, वही आ गया, और आई थिंक ये चीज़ आपके सैम्पल पेपर में भी थी, ठीक है ना, ये चीज़ आपके सैम्पल पेपर में भी थी। तो किसी जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, जो टेन थीटा होता है वो बी वी बाई बी एच होता है। तो अगर बी वी इज इक्वल टू बी एच हो गया, इट मीन्स ये रेशियो 1 आएगा, और टेन थीटा अगर 1 आया है इट मीन्स थीटा कितना होगा 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद। देखो इंटरेक्ट का मतलब होता है फोर्स लगाना। स्टेशनरी मैग्नेट है, मैग्नेट रखी हुई है मान लो यहाँ पे, इधर एस इधर एन, तो बोल रहा है कि किसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगी, किस पे फोर्स नहीं लगाएगी, मैग्नेट, इसके पास दूसरे मैग्नेट लगाओ फोर्स लगाएगी, ये नहीं हो सकता। स्टेशनरी चार्ज, देखो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि बी, और इसके अंदर चार्ज ला के रख दिया, स्टेशनरी मतलब उसकी वेलोसिटी 0। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, याद करो पिछला चैप्टर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वी 0 हो जाता है तो उस पर फोर्स 0 हो जाता है, फोर्स 0 मतलब वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेशनरी चार्ज आयरन रोड के साथ करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ करती है, आपको पता ही है, अट्रैक्ट कर लेती है उनको, और मूविंग चार्ज के लिए करेगा। स्टेशनरी चार्ज के केस में वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक बात, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक बार मैग्नेट है ए बी, मैं बना देता हूँ बार मैग्नेट ए बी, इधर एस इधर एन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ठीक है भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट एम है मान लो इसका, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं दो इक्वल पार्ट में कट कर देता हूँ, बोल रहा है ये, इसको इक्वल पार्ट में कट कर दो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस ये है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कट्टा लगा दो, ये लो। ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एस यहाँ पे एन बन जाएगा, नई मैग्नेट बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा क्योंकि लेंथ आधी हो गई है, m/2 हो गया। पूछ रहा है कि अब अगर मैं b को a के ऊपर रख दूं, a इधर था b इधर था, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अभी भी इधर आएगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, लेकिन अब बोल रहा है कि b को a के ऊपर रख दो, ये लो रख दो, ये लो, b को a के ऊपर रख दिया, तो b का तो इस पर क्या है, इसका a तो इधर है, और इसका b ला के रखोगे तो इसको उल्टा करके रखना पड़ेगा, मतलब इसका n इधर आएगा, इसका s इधर आएगा, ध्यान से देखो, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर है m/2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है m/2, s2n होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो ठीक है, इसका इधर है उसका इधर है। तो पूछ रहा है कि अब नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दो वेक्टर हैं, वेक्टर को सोल्व करना है, इधर m/2 इधर भी m/2, तो नेट कितना आएगा, ऑब्वियस ही बात है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 0, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, याद होता है, क्या होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये भी आई थिंक सैम्पल पेपर में था आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, लेकिन याद करो पोल पे मैंने आपको बताया था, पोल पे मैग्नेटिक नीडल या तो एसी हो जाती है, ठीक है ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, और साउथ पोल पे एसी हो जाएगी और नॉर्थ पोल पे एसी हो जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, तो पोल पे नहीं होता है, पोल को छोड़ के, मैग्नेटिक पोल को छोड़ के आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। अच्छा एक बात और सुनो, कि आप कंपास नीडल को लेके जाओगे ना, इसको कंपास नीडल को आप मैग्नेटिक पोल पे लेके जाओगे
तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। आप उसको जिस डायरेक्शन में जिस मर्जी में करके छोड़ देना, मान लो कि आप पोल पे चले गए, बाहर मैग्नेट लेके चले गए, उसे सस्पेंड कर दिया, आप जिस डायरेक्शन में करके छोड़ोगे ना वहीं पे रह जाएगी, वो अलाइन ही नहीं होगी। इन जनरल तो वो अलाइन हो जाती है साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट हो जाती है, लेकिन पोल पे लेके जाना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ठंड बहुत होती है, लेकिन अगर आप लेके जाओगे, मान लो क्वेश्चन वाला बना के दे दिया, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन बना के दे दिया, तो जैसे आप छोड़ोगे वैसी रह जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो किस पे काम करती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में लाइन होती है, वर्टिकल से उसको कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, 9th पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, चलो सोल्व करके दिखाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसलिए डाला गया। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक एन रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, 1 सेकेंड में एन रोटेशन कर देता है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से घूम रहा है, 1 सेकेंड में कितने एन रोटेशन कंप्लीट कर देता है। तो ये इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी कितनी, एन। तो 1 सेकेंड के अंदर ये होगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 1/f, यानी कि 1/n। ऑब्वियस ही बात है कि 1 सेकेंड में एन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/n। वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो गया n/n हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है आपको, r दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, करंट। करंट इस केस में E/t से लिखा जाता है, तो करंट आ जाएगा E/t, यानी कि 1/n, यानी कि E/n आ गया। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, πr² हो गया। समझ में आ रही है बात, एरिया हो गया πr²। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m = I/a। चलो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड निकालना, सीधा निकाल देते हैं। I कितना आया, En, ये कितना आया, πr²। अब इसे लिख सकते हो πEnr²। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपकी AR टाइप के क्वेश्चन चाहिए होंगे, इनमें अपने को क्या बताना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है AR सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है। अगर दोनों सही है तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एसर्शन क्या बोल रहा है कि कंपास नीडल kept at magnetic north pole of earth, नीडल में स्टे इन एनी डायरेक्शन। देखो भी मैंने आपको बताया था कि कंपास नीडल को आप उस पर ले जाओगे तो जिस डायरेक्शन में आप उसे छोड़ोगे वहीं रह जाएगी, वापस अलाइन नहीं होगी। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, तो एसर्शन सही है। आगे क्या बोला कि डिप नीडल विल स्टे वर्टिकल एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली बात, ये भी सही बताया था आपको, नॉर्थ पोल पे क्या हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, साउथ पोल पे इस तरीके से हो जाती है। ये नॉर्थ और ये साउथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक नीडल अगर वो हो गई तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया, इसी वजह से ही तो वो जो है अलाइन नहीं हो पा रही है। इसी वजह से अलाइन नहीं हो पा रही, क्योंकि उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा, इसी वजह से वो चीज़ अलाइन नहीं हो पा रही। तो अपन बोल सकते हैं कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, एसर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सॉरी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन की, यहाँ पे ये बोला जा सकता है। हालांकि डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इनमें छुपा हुआ है रीजन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक पोल है, उन्हें अलग अलग आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे अभी आपको बताया था कि आपको बार मैग्नेट को आप एक सोलेनोइड मान सकते हो। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते, मैं आपको बता देता हूँ बस समझने के लिए। ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं तो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या बन गए, डाइपोल बन गए डाइपोल इस तरीके से। तो सारे डाइपोल मिल गए इस मैग्नेट के अंदर, तो इधर वाला एस बना लिया, इधर वाला नॉर्थ बना लिया। अब अगर आपने कट कर दिया ना, तो इधर वाले डाइपोल अलग पड़े, इधर वाले डाइपोल अलग पड़े, तो कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न आधे हो जाएंगे, तो
और जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब ये एस और ये एन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सिमिलरली इसमें ये एस और ये एन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये लो, ये फिर से इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल जो है आधे आधे हो गए। मान लो मैग्नेटिक आधे आधे किसकी वजह से हो रहा है? हर एक एटम में होता है। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम करके दिखाया है, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, बट आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे लूप है, करंट के लूप है, जिनकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल आ रहा है, ठीक है ना। और उनका वेक्टर सम होकर नेट मैग्नेट बना रहा है वो। तो सही बात है कि आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करोगे तो नए बन जाएंगे। फिर से इसके पास एन आ गया तो इससे सेपरेट नहीं हुआ, इसके पास नया एन आ चुका है। आगे क्या बोल रहा है कि एवरी एटम हैज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, एवरी एटम ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज अ कंप्लीट डाइपोल। बिल्कुल सही बात है कि एटम जो है उन्हीं की वजह से तो ऐसा होता है कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अभी आपको बताया था EVR/2, EVR/2 मैग्नेटिक मोमेंट आता है, तो उन्हीं की वजह से ये होता है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। एसर्शन सही, रीजन सही, साथ ही साथ ऐसा बोल सकते हैं कि जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ठीक है ना, म्यू अपन एम से लिखते हैं, एम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो मैं अगर आपको m/l बताऊँ तो ये क्या होता है, E/2m होता है। तो m इज इक्वल टू E/2m इंटू एल हो गया, ठीक है ना। अब इस l को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बोहर मॉडल की हेल्प से मैं इस l को लिख सकता हूँ NH/2π। हालांकि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चीज़ को याद रखें कि L को आप लिख सकते हो NH/2π। अब N बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, ये कह रहा है डिक्रीज होगा, गलत। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये बात सही है, ये बात सही है। तो एसर्शन क्या है, गलत है, रीजन क्या है, सही है, ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डबल द मैग्नेटिक मोमेंट बिकम फुल टाइम। रेडियस डबल कर देंगे, ठीक है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस डबल कर देंगे तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि इसी बात है 4i इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो एम डैश है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स m हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ लूप, यस, इसी फॉर्मूला की वजह से तो आया है। फॉर्मूला बोल रहा है कि एरिया पे डिपेंड करता है। ऐसा बोल सकते हैं कि एसर्शन सही, रीजन भी सही, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम ऑर्डर का होता है, तो उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। और रीजन भी दे रहा है कि वीक है, तो एसर्शन सही, रीजन भी सही, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन की। क्वेश्चन नंबर 15, Gauss theorem is not applicable in magnetism, magnetic monopole do not exist। देखो याद करो कि Gauss theorem अपन कैसे लगाते थे कि अगर डाइपोल रखा हुआ है अंदर, तो डाइपोल रखा हुआ है तो फाई क्या होता था, Q/ε0, सिग्मा Q और ε0 से लिखते थे अपन E.ds। इसी को मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा और ε0, सिग्मा स्मॉल एम और ε0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B.ds हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो डाइपोल है अंदर, इसके अंदर भी सीन ऐसा होगा अगर आप डालोगे तो -m+m, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल पोल तो आपका एग्जिस्ट करता नहीं है, मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है, एक साथ ही आएंगे दोनों के दोनों आएंगे, तो हर बार जो टोटल चार्ज है, या फिर ऐसा बोले टोटल मैग्नेटिक चार्ज है, क्या होता रहेगा, जीरो होता रहेगा। जीरो होता रहेगा तो ये चीज़ क्या आती रहेगी, जीरो आती रहेगी, तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। Gauss थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, सही बात है। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही बात है, ठीक है ना। तो एसर्शन सही, रीजन सही, साथ साथ ये भी बोल सकते हो कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आ रही है बात। इसी के साथ भाई साहब आज का लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रखते हैं, ढंग से इनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर EMI के लेक्चर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।